हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल आकाश लेक्चर। स्टूडेंट, जितने बच्चे क्लास 12th में हैं और फिजिक्स का पेपर देने वाले हो तो उनके लिए वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल बताने वाला हूं अभी फिजिक्स का। और जितना न्यूमेरिकल बताऊंगा उससे बार आप लोगों के एग्जाम में एक भी न्यूमेरिकल नहीं पूछेगा। अगर इतना न्यूमेरिकल आप तैयार कर लेते हो मेरे प्यारे बच्चों, गारंटी है मेरा कि आपके फिजिक्स के जितने न्यूमेरिकल सारे क्वेश्चन करके चले आओगे, क्योंकि वही प्रश्न बताने वाला हूं जो कि आपके एग्जाम में आने वाला है। फालतू का कोई भी प्रश्न मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए, पीडीएफ आप लोगों को फ्री में मिलेगा। हर एक सब्जेक्ट का पीडीएफ फ्री में मिलता है मेरे चैनल पे। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, एक लिंक मिलेगा टेलीग्राम चैनल का, वहां से ज्वाइन हो जाइए। डेली आपको पीडीएफ मिलता है, यहाँ पढ़ाया जाएगा, नोट करने की जरूरत नहीं है, तुरंत वहां पे पीडीएफ आपको मिल जाएगा। बिल्कुल समय नुकसान नहीं करूंगा आप लोगों का कि लिखने में समय व्यर्थ जाए। आप लोगों को पूरा रंगीन पीडीएफ देता हूं ताकि आप फ्री में उसको पढ़कर अच्छे नंबर ला पाओ। बस इन प्रश्नों को आप तैयार कर लेना, जो प्रश्न मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं मेरे प्यारे बच्चों। और बिल्कुल आसान तरीके से बताना होगा। कोई न्यूमेरिकल अगर लगाना भी नहीं जानता है तो आज की इस वीडियो में एक एक वर्ड उसको समझ में आने वाला है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए, आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए, सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आएंगे, एक एक वर्ड आपको समझ में आने वाला है। देखिए, पहला प्रश्न मैं पढ़ता हूं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, जो कि आपके एग्जाम में इस बार देखने को मिलेगा। प्रश्न यह है कि दो बिंदु आवेश +9 तथा +E एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। इनके बीच एक आवेश Q को कहां पर रखा जाए कि वह संतुलन में हो। अब मेरे प्यारे जो बहुत सारे बच्चों पढ़ेंगे, इनको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा क्या कह रहा है। मैं आपको एक एक वर्ड आपको बताता हूं, देखिए ध्यान से। कह रहा है कि दो बिंदु आवेश है। मान लेते हैं एक बिंदु यहां पे और एक बिंदु यहां पे। ध्यान समझिएगा, सब कुछ समझ में आएगा। तो दो बिंदु आवेश है, एक को हम मान लेते हैं +9E, इसको हम लोग मान लेते हैं +9E। इतना तो समझ में आ गया। और इस वाले बिंदु आवेश को हम लोग मान लेते हैं कि +KE है। तो दो बिंदु आवेश को मैंने मान लिया। इसके बाद बोला है कि एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। मतलब इनके बीच की जो दूरी है, इनके बीच की दूरी 16 सेंटीमीटर है। ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहां से लेके यहां तक की दूरी जो है वह 16 सेंटीमीटर है। 16 सेंटीमीटर, यहां तक आपको समझ में आया। इसके बाद क्या बोला है, इनके बीच एक आवेश Q को कहां पर रखा जाए कि वह संतुलन में हो। तो हमको तो मालूम है नहीं कि कहां पर रखें, तो मान लेते हैं कि उस Q आवेश को, जो यह आवेश 9E है, उससे यक्स दूरी पे हम लोग मान लेते हैं कि यक्स दूरी पे अगर हम उस बिंदु को रख दें तो वो संतुलित हो जाएगा। मान लेते हैं कि ये बिंदु, इसको हम लोग मान लेंगे Q है। हमें तो मालूम एग्जैक्ट है नहीं, लेकिन फिर भी मान लेता हूं कि यक्स दूरी पर अगर उस बिंदु Q को रख देंगे तो वह संतुलित हो जाएगा। मतलब Q से लेकर +9E की दूरी क्या है, यक्स सेंटीमीटर है। यहां तक आपको समझ में आया। अब एक बात बताइए कि पूरी दूरी जो है वो 16 सेंटीमीटर है और 9E से लेकर Q तक की दूरी यक्स है, तो यह वाली दूरी क्या होगी, QE की दूरी क्या होगी। तो यह दूरी होगी आपकी 16 में से घटा दीजिए यक्स, होते हो जाएगा 16 - यक्स सेंटीमीटर। यह वाली दूरी हो जाएगी Q + E की दूरी। यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं। बिल्कुल बिल्कुल आसान है, इस डायग्राम को समझा। अब देखिए करना क्या है। अब यहां पे हम लोग लगाएंगे कूलाम के नियम से। अब यहां पे नियम क्या लगेगा हमारा, कूलाम के नियम से। अब नियम यहां पे लगाएंगे कूलाम का नियम। मैंने कहा था कि फार्मूला आप लोग याद कर लेना, फार्मूला नहीं याद आएगा तब तक आप हल नहीं कर पाओगे फिजिक्स के क्वेश्चन। तो कूलाम नियम से है, और कूलाम के नियम से हम लोग यहां पे लगाएंगे। कूलाम का नियम यह कहता है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग 9E + Q के बीच की दूरी का यहां पे हम लोग निकालेंगे बल। इसके बाद हम लोग निकालेंगे Q + E की दूरी के बीच के बल लगाएंगे। अब निकालने के बाद तब इसको हम संतुलित करेंगे, क्योंकि पूछा है कि बराबर है। क्योंकि क्वेश्चन में ये बोला है ना कि इनके बीच एक आवेश Q को कहां पर रखा जाए कि वह संतुलन हो। मतलब यहां से लेके यहां तक का बल और यहां से लेके यहां तक का बल दोनों क्या हो, आपस में बराबर हो। तो पहले हम लोग निकालेंगे 9E + Q के बीच का बल। इसके बाद दूसरा निकालेंगे Q + E के बीच का बल। दोनों को निकाल के यहाँ पे बराबर कर देंगे। देखिए, तो कूलाम के नियम से पहले हम लोग यहां तक निकालेंगे। तो यहाँ पे लोग लिखेंगे F1, पहला बल निकाल रहे हैं तो लिखेंगे F1। तो F1 बराबर, फार्मूला क्या कहता है कूलाम का नियम, कि F1 बराबर 1/4πε0 इंटू में क्या होता है, Q1 × Q2 बटे में R² यही तो होता है।
कूलाम का नियम यही तो कहता है। यहाँ पे आप लोगों को कोष्टक में घेर देना है ताकि एग्जामिनर को समझ में आए कि हाँ बिल्कुल अच्छे से लड़का किया हुआ है। घेर दिया आपने, एक एक वर्ड समझ में आएगा, बस ध्यान से आप देखिए। अब आप करोगे क्या, वैल्यू रखो। तो अगर हम यहां से F1 निकालते हैं तो F1 बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इनटू में Q1। Q1 का वैल्यू तो हम लोग मानेंगे 9e, तो ये हो जाएगा 9e प्लस Q2। Q2 का वैल्यू यहाँ पे Q है तो यहाँ पे Q मानेंगे, और बटे में आर स्क्वायर। ठीक है, तो आर की दूरी क्या है यहाँ पे, 9e प्लस Q के बीच की दूरी क्या है, x। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, x। तो आर स्क्वायर मतलब कि यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर। यहां तक समझ में आया आप लोगों को, एक एक आराम से समझा रहा हूं। और ये हो जाएगा आप लोगों का समीकरण नंबर पहला। यह बन गया आप लोगों का समीकरण नंबर पहला। यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए अब हम इसी तरह निकालेंगे F2। अब इनके बीच की दूरी निकालेंगे, Q प्लस E के बीच की दूरी निकालेंगे। फॉर्मूला सेम वही लगेगा, बस F1 की जगह यहाँ पे F2 निकाल देंगे। तो F2 बराबर क्या हो जाएगा, ये वाला पहलू तो आप लोगों का ऐसे ही रहेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, अब यहाँ पे Q1 इंटू Q2। तो यहाँ पे अब Q1 क्या हो जाएगा, Q1 अब यहाँ पे E हो जाएगा, आई इंटू Q2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा, और बटे में आर स्क्वायर। लेकिन आर यहाँ पे अब दूरी चेंज हो जाएगी, 16 माइनस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। समझ में आ गया आप लोगों को, यहां तो कोई डाउट नहीं। अभी इसे मान लेंगे हम लोग समीकरण नंबर दूसरा। ये हो गया आपका समीकरण नंबर दूसरा। एक एक वर्ड आपको समझ में आ रहा है, बिल्कुल आराम से समझ में आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना समझ में आए। अब यहाँ पे इसको बराबर कर देते हैं संतुलन की स्थिति में। तो हम लोग लिखेंगे संतुलन की स्थिति में, तो यहाँ पे डालेंगे हम लोग संतुलन की स्थिति में। आप बस ध्यान से देखते जाइए, एक एक वर्ड आपको समझ में आएगा। सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, बिल्कुल फेस के नंबर कर सारे क्वेश्चन करके चले आओगे। तो संतुलन की स्थिति में क्या होता है कि दोनों को बराबर करेंगे। बराबर का मतलब हम करेंगे कि F1 को हम F2 के क्या कर देंगे, बराबर। तो F1 को जब हम F2 के बराबर करेंगे तो देखिए क्या होगा। तो F1 का वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 9e प्लस Q बटे में एक्स स्क्वायर। इसको हम बराबर कर देंगे F2। F2 का वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे E इंटू Q बटे 16 माइनस एक्स का स्क्वायर। कर दिया हमने बराबर। अब जो कटेगा उसको कटाएंगे। तो आप ध्यान से देखिए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन क्या हो, कट गया। कट गया कि नहीं आपके सामने। अब देखिए, आप ध्यान से देखिए, तो E से E कैंसिल हो गया, Q से Q कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, इधर सिर्फ 9 बचा, बटे में नीचे आपका बचा एक्स स्क्वायर, बराबर इधर आपके क्या बचा, ऊपर तो 1 बचा और नीचे क्या बचा आपका 16 माइनस एक्स स्क्वायर बचा। यहां तक समझ में आ गया। अब करोगे क्या, तो 9/x स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं मेरे प्यार बच्चों, 3/x का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है, x का स्क्वायर x स्क्वायर होता है। ठीक है, बराबर इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 1/16 माइनस एक्स का क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब मेरे प्यारे बच्चों देखो, ये घात बराबर है तो ये घात जो है आपस में कट जाएंगे, 2 से 2 क्या हुआ, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे तिर्यक का गुणा कर दो, इसका गुणा आप इसमें कर दो, इसका गुणा आप इसमें कर दो। चलो करके दिखाओ। तो 16 का गुणा 3 में करोगे तो 16 3 48, ये क्या हो गया 48, माइनस 3 का गुणा x में करोगे तो हो जाएगा 3x, बराबर x का गुणा 1 में करोगे तो हो जाएगा सिर्फ x। यहां तक समझ में आया आप लोगों को। यह हो जाएगा आपका 48 बराबर x प्लस 3x उधर जाएगा, प्लस 3x नहीं माइनस 3x उधर जाएगा, तो प्लस 3x में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां से आप देखोगे तो ये हो जाएगा आपका 48 बराबर x और 3x मिलकर होता है यहाँ पे 4x। हमें चाहिए x की वैल्यू, तो आप यहां से अगर हम x की वैल्यू निकालें, x बराबर क्या हो जाएगा
48 बटे की क्या हो जाएगा 4। जब आप 4 से घटाओगे 48 को तो यक्स बराबर 4 एकम 4, 4 दूनी के 8, कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों 12। यक्स की वैल्यू कितना आ गया 12 आ गया। क्या यही आंसर है? बिल्कुल यही आंसर है। अब बताइए कोई भी ऐसा लड़का है जिसको न समझ में आया हो? ऐसा कोई नहीं हो सकता जिसको ना समझ में आया हो। इतना डिटेल में इतना एक एक वर्ड हमने बताया है कि ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए, ये पहला प्रश्न है जो कि मैंने बिल्कुल डिटेल में समझाया। अब दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा प्रश्न देखिए क्या है। दूसरा प्रश्न पूछा गया है यहाँ पे कि एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता 16 पिको फैराड है। यदि प्लेटों के बीच की दूरी घटाकर 2/3 कर दी जाए तो उनके बीच परावैद्युत पदार्थ 3 का कोई पदार्थ भर दिया जाए, तब संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगी? बिल्कुल आप टेंशन ना लीजिए, इसको भी बिल्कुल बेहतरीन तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ। यह प्रश्न जो है मेरे प्यारों बच्चों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, और इसको भी बिल्कुल आप आसान तरीके से एग्जाम में करके आओगे, एक भी प्रश्न छोड़ोगे नहीं। देखिए ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। आपको दिया है कि एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता 16 पिको फैराड, मतलब सी का वैल्यू आपको दे रखा है। सी बराबर आपको वैल्यू दे रखा है 16 पिको फैराड। कैसे लिखते हैं इसको? ऐसे लिखेंगे, 16 पिको फैराड दे रखा है। इसके बाद बोला है कि यदि प्लेटों के बीच की दूरी घटाकर 2/3 कर दी जाए तो उनके बीच परावैद्युत पदार्थ 3 का कोई पदार्थ भर दिया जाए, तब संधारित्र की धारिता क्या होगी? ठीक है। अब यहाँ पे समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता, अब आप लोग जानते होंगे मेरे प्यारे बच्चों, सूत्र मालूम होगा, मैं लिख देता हूं डिटेल में। सूत्र क्या होता है कि समांतर, बिल्कुल डिटेल में लिखूंगा, आप नोट कर लीजिए इसको। समांतर प्लेट, समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता बराबर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? नोट कीजिए इसको। ठीक है, तो समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता C बराबर फार्मूला होता है कि एप्सिलॉन नॉट A बटे में D। अब मेरे प्यारों जो इनटू में K भी होता है, लेकिन K यहां पे नहीं लेंगे क्योंकि वायु की बात कर रहा है, तो वहां पे वायु है तो K का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। तो K का वैल्यू 1 हो जाएगा। जब 1 का गुणा करोगे मेरे प्यारों जो इतना ही आने वाला है। तो वायु के जब भी बात आए तो K का वैल्यू हमेशा क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ मेन फार्मूला बन गया कि C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बटे में D। ठीक है, इसको आप इस तरह बॉक्स में क्या कर दो, पैक कर दो। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब मेरे प्यार बच्चों, जो कि यहाँ पे समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता बराबर ये होता है, जो कि वैल्यू ऑलरेडी सी का वैल्यू दे रखा है कि 16 पिको फैराड दे रखा है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख देंगे, सी की जगह हम लोग लिख देंगे 16 पिको फैराड बराबर, यहां पे हो जाएगा आप लोगों का एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी। लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल बताइए, इतना हम लोग लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ध्यान से एक चीज देखिए कि यहां पे बोला है क्या कि यदि प्लेटों के बीच की दूरी घटाकर 2/3 कर दी जाए, तो प्लेटों के बीच की दूरी घटाकर 2/3 कर दिए जाए, तो प्लेटों के बीच की दूरी को हम लोग डी से डिनोट करते हैं। तो डी बराबर कहा है कि उसकी दूरी को 2/3 कर दिया जाए। तो डी को 2/3 करने का मतलब कि 2/3D कर दिया। डी नहीं बल्कि उसको 2/3D करेगा, क्योंकि उसने बोल रखा है कि प्लेटों की दूरी को घटाकर 2/3D कर दिया। तो यह डी की वैल्यू हो गया। कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं, जो क्वेश्चन में बोला है बस वही चीज हम किए हैं। अब यहां पे एक चीज और बोला है कि परावैद्युत पदार्थ 3 का कोई पदार्थ भर दिया जाता है। ठीक है, तो परावैद्युत पदार्थ मतलब के का वैल्यू, तो के का वैल्यू यहां पे दिया है 3। की का वैल्यू क्या दिया है? यहाँ पे 3 दे रखा हुआ है। जो जो चीज दिया उसने हमने क्या किया, अच्छे से नोट किया। इसके बाद हमें निकालना है संधारित्र की धारिता। लास्ट में यही पूछा है ना, संधारित्र की धारिता। कोई दिक्कत नहीं है, ये भी निकल के आएगा बिल्कुल, आप बस आराम से देखिए। यहां लिखेंगे हम लोग लास्ट फाइनल संधारित्र की धारिता, क्योंकि जितना मान हम लोगों को निकालना था सब लिख दिया हमने। संधारित्र की धारिता, तो यहां से जब हम लोग संधारित्र की धारिता जब निकालेंगे तो फार्मूला क्या कहता है संधारित्र की धारिता बराबर, तो यहाँ पे C1 बराबर मान लेंगे। ठीक है, सी डैश बराबर मान लेंगे कि के एप्सिलॉन नॉट ए
बटे डी, यह फॉर्मूला होता है संधारित्र की धारिता निकालने का। तो यहाँ पे जब हम लोग सी डैश निकालेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, के जो कि परवैद्युतांक है जो कि 3 दिया है, तो के का वैल्यू 3 है तो 3 लिखोगे, इंटू एप्सिलॉन नॉट का आप एप्सिलॉन नॉट लिखोगे, ए को आप ए लिखोगे, बटे में डी, तो डी का वैल्यू कितना है 2/3 डी, तो हो जाएगा आप लोगों का 2/3 डी। यहां तक क्लियर है चीजों सबको, सारे बच्चे को समझ में आ रहा है यहां तक? चलिए अब यहां से क्या होगा, सी डैश बराबर, ध्यान समझिए, अब ये 3 ऊपर चला जाएगा, 3 ऊपर जाएगा तो 3 3 9, तो 9 बटे ये नीचे बच जाएगा 2, तो 9/2 इंटू कोष्टक में क्या बचेगा आप लोगों का एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, और बटे में क्या बच जाएगा यहाँ पे डी। यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया? अब यहां से ध्यान से समझिएगा, तो सी डैश बराबर क्या हो जाएगा 9/2 इंटू, अब यहाँ पे देखिए एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बटे डी, तो एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी का वैल्यू यहाँ पे क्या दिया था, देखिए ध्यान से मैं दिखा देता हूं, तो एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी का वैल्यू क्या दिया है 16 पिको फैरेड, तो इतना को हम लिख सकते हैं 16 पिको फैरेड, बिल्कुल लिख सकते हैं, तो इसको मैंने लिख दिया 16 पिको फैरेड, लिख दिया, बिल्कुल लिख दिया। अब यहां से ध्यान से आप देख पा रहे हो कि 2 से कटा दो, 2 8 है 16, 8 बार में कट गया, तो सी डैश बराबर क्या हो जाएगा 9 8 72, तो हो जाएगा 72 पिको फैरेड। ठीक है, संधारित्र की धारिता निकल के आ गया 72 पिको फैरेड। क्या यही आंसर है मेरे प्यारे बच्चों? जी बिल्कुल यही आंसर है। अब बताइए सारे बच्चों को समझ में आया? आप लोग कहते हो कि नहीं सर न्यूमेरिकल बहुत हार्ड होता है, बिल्कुल नहीं, समझाने वाला मिल जाए तो बिल्कुल आसान होता है, जैसे मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को, एक एक वर्ड भले समय लग रहा है लेकिन आपको समझ में आ रहा है। एक बार वीडियो देख लिए ना, जिंदगी में कभी भूलोगे नहीं, इतना आराम से पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि हमारे चैनल पे तेज से तेज और कमजोर से कमजोर विद्यार्थी हैं, सबको लेकर साथ चलना पड़ता है। चलिए क्लियर हो गया। चलिए दूसरा प्रश्न आपने नोट कर लिया, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर तीसरा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों तीसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। जो प्रश्न बता रहा हूं आप उसको फिट कर लीजिए दिमाग में, वो 100% आपके एग्जाम में आने वाले हैं। देखिए प्रश्न क्या है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का व्यास 8 सेंटीमीटर है, प्लेटों के बीच वायु भरी है, यदि इस संधारित्र की धारिता अगर 100 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले की धारिता के बराबर हो तो इसके प्लेटों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों इसको भी बेहतरीन तरीके से एक एक वर्ड में आप लोगों को बताने वाला हूं, ठीक है, एक एक वर्ड, तो ध्यान से देखना, समझने का प्रयास करना। देखिए कैसे लगाते हैं इसको, अब जो चीज दिया उस पर विचार कीजिए। यहां पे आपको बोला है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का व्यास, अब व्यास 8 सेंटीमीटर दिया ना, तो चीजों को यहीं से स्टार्ट कीजिए। व्यास का मतलब होता है कि डी, तो कैपिटल डी से हम लोग व्यास का डिनोट करते हैं, तो डी बराबर 8 सेंटीमीटर दिया ना, तो आप डी बराबर 8 सेंटीमीटर लिखिए। क्या लिखेंगे 8 सेंटीमीटर, लिख दिया आपने। जब डी बराबर 8 सेंटीमीटर व्यास है तो त्रिज्या क्या होगी, तो त्रिज्या आर बराबर आप कहोगे कि आर बराबर फार्मूला होता है डी बटे के 2, मतलब त्रिज्या व्यास का आधा होता है। तो यहां से आप आराम से आर का वैल्यू जब निकालोगे तो आर बराबर डी बटे टी, मतलब कि डी का मतलब 8/2, जब इसको कटाओगे तो 2 चौक को 8, तो यहां से आप देखोगे तो आर बराबर कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। लेकिन हमें सेंटीमीटर में वैल्यू लेना नहीं है, हमें लेना है मीटर में। जो मीटर में लेना है तो आर बराबर 4 सेंटीमीटर को जो मीटर में चेंज करोगे तो आर बराबर देखने को मिलेगा आपको कि 4 × 10⁻² मीटर आएगा, क्योंकि हम लोग 100 का क्या कर देंगे भाग कर देंगे। जब 100 का भाग करोगे मतलब 10⁻² का भाग करोगे तो ऊपर आ जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा। तो आर बराबर आ गया आप लोगों का 4 × 10⁻² मीटर। मेरे प्यारों जो हमने कुछ किया नहीं है, सेंटीमीटर को सिर्फ मीटर में चेंज किया है, ठीक है, वैल्यू को हमेशा मीटर में लिया जाता है। तो यहाँ पे हो गया आर बराबर कितना। अब जैसा आपको मालूम है मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ पे एक चीज बोला है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का व्यास 8 सेंटीमीटर, प्लेटों के बीच वायु भरी है। वायु भरे का मतलब क्या होगा, के का वैल्यू हमेशा 1 होगा। मैंने कहा वायु की अगर बात आया तो के का वैल्यू हमेशा क्या होता है 1 होता है मेरे प्यारे बच्चों। इसके क्या बात बोला है कि यदि इस संधारित्र की धारिता 100 सेंटीमीटर त्रिज्या की गोले की धारिता के बराबर हो, तो यहाँ पे 100 सेंटीमीटर त्रिज्या की बात किया है, तो यहाँ पे कैपिटल आर माना हो, तो इस त्रिज्या को हम लोग, इस त्रिज्या को हमने स्मॉल आर माना है, तो इस त्रिज्या को हम लोग कैपिटल आर मान लेंगे, ठीक है, जो कि गोले की त्रिज्या है। तो आर बराबर हम लोग मान लेंगे 100 सेंटीमीटर। तो आप कहोगे सर सेंटीमीटर में इसको मीटर में चेंज कर दिए, बिल्कुल, तो आर बराबर क्या हो जाएगा 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता ही है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा 1 मीटर हो जाएगा।
यह आपके गोले की त्रिज्या है। समझ आ गया आप लोगों को। पूछा है कि इसके प्लेटों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। प्लेटों के बीच की दूरी मतलब डी बराबर क्वेश्चन मार्क, डी बराबर हमसे क्वेश्चन मार्क पूछा है कि डी का वैल्यू ज्ञात कीजिए। अब मेरे प्यारे बच्चों प्रश्नानुसार हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, प्रश्न के अनुसार जो बोला है वैसे वैसे करते जाएंगे, आंसर बिल्कुल आ जाएगा। तो प्रश्नानुसार जब हम लोग देखेंगे तो समझने का प्रयास कीजिए आप लोग। प्रश्नानुसार में क्या हमसे पूछा है कि संधारित्र के हम लोग समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र क्या होता है। अभी हमने जिक्र किया है उस क्वेश्चन को, पिछला क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था कि समांतर, फार्मूला तो याद ही होगा आप लोगों को, समांतर आपको लिखना पड़ेगा तभी एग्जाम में नंबर देगा। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता, धारिता बराबर क्या होता है, फार्मूला आपको मालूम है, यह होता है आप लोगों का एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी। के भी होता है लेकिन वायु की बात है तो के बराबर 1 होगा, तो इसलिए कोई मतलब निकलेगा नहीं, इसलिए हम लोग एप्सिलॉन नॉट बटे डी लिख दिया। यह फार्मूला हुआ समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का। अब ध्यान से एक चीज समझिएगा, उसने एक वर्ड बोला है, वही सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जो कि वर्ड में इसने बोला है कि यदि इस संधारित्र की धारिता 100 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले की धारिता के बराबर हो। अब गोले की धारिता के बराबर हो तो विलगित गोलीय चालक की धारिता का फार्मूला क्या होता है, आपको मालूम होना चाहिए, तभी तो बराबर करोगे। तो यह विलगित, यहां पे लिखोगे विलगित गोलीय, विलगित गोलीय चालक की धारिता, चालक की धारिता, धारिता जो कि सी से डिनोट करते हैं, सी बराबर क्या हो जाएगा, तो यह होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, क्योंकि त्रिज्या को हमने कैपिटल आर माना है, इसके यहाँ पे देखिए आर माना है तो इसलिए कैपिटल हमने आर लिखा है यहाँ पे। यह होता है विलगित गोलीय चालक की धारिता, जो कि बोला है कि यह जो है वो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसको बराबर कर देते हैं प्रश्नानुसार, यहाँ लिख के कि प्रश्नानुसार बराबर बोला है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी बराबर है विलगित गोलीय चालक की धारिता के, मतलब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर के बराबर है। यहां तक चीजें समझ में आया आप लोगों को, बिल्कुल। अब यहाँ ए की वैल्यू तो मालूम है नहीं, तो ए का वैल्यू निकाल देते हैं। ए बराबर फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, क्षेत्रफल की बात करें, ठीक है। तो यहां से ए बराबर हम निकाल देते हैं। ए बराबर हो जाएगा मेरे प्यारों चो पाई, तो पाई को पाई रहने दो, इंटू आर। आर का वैल्यू अभी आपने देखा शुरू में कि आर का वैल्यू 4 गुणे 10 पे पावर माइनस 2 मीटर है। तो यहाँ आर का वैल्यू लिख देंगे हम लोग कि 4 गुणे 10 पे पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए बराबर 4 का स्क्वायर करोगे तो 16, पाई गुणा करोगे तो 16 पाई गुणे 10 पे पावर माइनस 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आ जाएगा। अब मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल निकल रहा है तो मीटर स्क्वायर में निकलेगा। तो यहाँ ए का वैल्यू भी क्या हुआ, निकल के सामने आ गया, ठीक है, ये ए का वैल्यू हो गया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ वैल्यू रखिए आप लोग सिंपल, तो चलिए रखते हैं। तो ये हो जाएगा आप लोगों का एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, ए का वैल्यू हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 16 पाई गुणे 10 पे पावर माइनस 4 बटे में डी, डी हमको तो निकालना है, बराबर ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। आर का वैल्यू 1 आया है। आप कहोगे आर का वैल्यू 1 कहाँ था, देखो कैपिटल आर का वैल्यू 1 ही मीटर तो है, तो कैपिटल आर का वैल्यू हमने 1 मीटर रखा। यहाँ तक चीजें समझ में आ गया। अब जो कट रहा है उसको कटा दीजिए, तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, ठीक है, यहाँ पाई से पाई कैंसिल, यहाँ 4 से यह 16 4 बार में क्या हो गया, कैंसिल, ठीक है। अब कुछ बचा नहीं, तो यहाँ पे एक बचा, तो यहाँ डी अगर हम निकालें तो डी बराबर क्या बचा, डी बराबर डी का गुणा एक में करोगे तो डी, इधर कुछ नहीं है तो सिर्फ ये बचेगा आप लोगों का 4 गुणे 10 पे पावर माइनस 4 मीटर। तो क्या यही आंसर है, जी बिल्कुल यही आंसर है। आप बताइए हर एक बच्चे को समझ में आया होगा, इतना आराम से कोई यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को नहीं पढ़ाया है, कोई नहीं पढ़ाएगा, और क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व कराएगा, पढ़ाने के बाद छोड़ो। हमने इतना अच्छे तरीके से इन क्वेश्चनों को आप लोगों को बता रहा हूं ताकि एक एक वर्ड आपको समझ में आए, कि एक बार वीडियो अगर आपने देख लिया तो फिर भूलने का नाम नहीं लोगे। तो इतना डिटेल में एक एक वर्ड, तब जाके मैं आप लोगों को एक एक वर्ड बता रहा हूँ। वीडियो को लाइक कर देना मेरे प्यारे बच्चों, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। इससे बाहर न्यूमेरिकल नहीं आएंगे, बस जितना बता रहा हूँ आप उतना तैयार कर लो, क्लियर है।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों। कह रहा है कि एक तांबे के तार की लंबाई खींचकर 3 गुनी कर दी जाती है। तार को एक नियत विभवांतर के स्रोत से जोड़ने पर तार के, पहला बताना कि प्रतिरोध पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तार की प्रतिरोधकता क्या होगी, और मुक्त इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों। इसको भी बिल्कुल आसान तरीके से मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा। ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। यहाँ पे हम लोग पहला हल कर रहे हैं, प्रतिरोध निकाल रहे हैं। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बोला है कि एक तांबे के तार की लंबाई खींचकर 3 गुनी कर दी जाती है। तार को एक नियत विभवांतर के स्रोत से जोड़ने पर प्रतिरोध क्या होगा, मतलब नया प्रतिरोध क्या होगा। पहले वो तार जो था वह आप लोगों का आर था, अब उसको खींचकर तिगुना कर दिया गया है। तो बताइए नए तार का प्रतिरोध क्या होगा। अब ध्यान समझिए, यहाँ पे n बराबर दिया है 3। जब भी गुना दे दे कि गुना की बात कर तो n की वैल्यू होता है। बोला है ना 3 गुना, मतलब n बराबर 3 होगा, 3 गुना। पहला हमें निकालना है प्रतिरोध। उसने बोला है कि प्रतिरोध निकालिए। अब मेरे प्यारे बच्चों एक फॉर्मूला आप लोग दिमाग में अपना फिट कर लो कि जब भी 3 गुना 4 गुना देने के बाद पूछे प्रतिरोध, मतलब वो नया प्रतिरोध पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है कि नया प्रतिरोध क्या होगा अगर 3 गुना कर दिया जाए तो फॉर्मूला अपने दिमाग में फिट कर लेना है कि जब नया प्रतिरोध पूछे तो नया प्रतिरोध बराबर फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर गुणे पुराना प्रतिरोध। एन स्क्वायर गुणे पुराना प्रतिरोध, यह फॉर्मूला होता है जब भी एन गुना करने के बाद आपसे नया प्रतिरोध पूछे तो आप यही फॉर्मूला लगाओगे। मैं इसे कोष्टक में क्या कर देता हूँ, पैक कर देता हूँ, ताकि एग्जामिनर को अच्छे से समझ में आए। ठीक है, हो गया। अब देखिए नया प्रतिरोध को हम लोग आर डैश मान लेते हैं। तो आर डैश बराबर क्या होगा, एन का वैल्यू दिया है 3, तो इसका 3 स्क्वायर गुणे पुराना प्रतिरोध आर है तो इसको आर मानेंगे। तो ये हो जाएगा आप लोगों का आर डैश बराबर 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आर। तो पुराना प्रतिरोध आर डैश बराबर कितना आ गया, नया प्रतिरोध, नया प्रतिरोध बराबर 9 आर। इसका मतलब है कि कितना गुना हो जाएगा, प्रतिरोध 9 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा कि प्रतिरोध 9 गुना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। बिल्कुल आराम आराम से समझा रहा हूं, इतना कोई आराम से समझाएगा नहीं आप लोगों को। चलिए पहला पार्ट सॉल्व हो गया, दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं। दूसरा पार्ट है यहाँ पे क्या बोला है, तार की प्रतिरोधकता। अब ध्यान से एक चीज समझना, तार की प्रतिरोधकता पूछा है ना, तो यहाँ पे देखिए लिखिएगा, पहले हेडिंग डालिएगा तार की प्रतिरोधकता। यहाँ पे थोड़ा सा समझने की जरूरत है आप लोगों को। तार की प्रतिरोधकता आप हेडिंग बनाकर, तार की प्रतिरोधकता हेडिंग बना के लिखिएगा इसमें कि तार की प्रतिरोधकता जो रहेगी वो नियत रहेगी। ठीक है, कांस्टेंट रहेगी, नियत रहेगी। अब आप कहोगे कि नियत क्यों रहेगी सर जी, ऐसा क्यों हुआ कि नियत रहेगी, तो इसका भी कारण है। इसलिए नियत रहेगी क्योंकि प्रतिरोधकता यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तभी एग्जामिनर आपको नंबर देगा। तो जो लिख रहा हूं उसको आप नोट कीजिए, आपको लिखना पड़ेगा। आप लिखिएगा कि प्रतिरोधकता चालक पर, चालक कहिए या तार कहिए, चालक पर नहीं, चालक पर नहीं बल्कि, चालक पर नहीं बल्कि इसके पदार्थ के, इसके पदार्थ की प्रकृति पर, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। इसलिए वो क्या रहेगा, नियत रहेगा, निर्भर करता है। बस इतना आप लोगों को लिखना है मेरे प्यारे बच्चों। इसका आंसर हो गया। प्रतिरोधकता पूछा है तो प्रतिरोधकता वही नियत रहेगी, इसलिए नियत रहेगी क्योंकि प्रतिरोधकता चालक पर नहीं बल्कि इसके पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे तार को n गुना कर दो, 20 गुना कर दो, 50 गुना कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, वो नियत ही रहेगा, वो कांस्टेंट ही रहेगा। समझ में आ गया आप लोगों को, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। समझ में आ गया आप लोगों को। एक और बचा है तीसरा, पूछा है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन की अनुगमन वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अनुगमन वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तीसरा पार्ट यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। देखिए तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों अनुगमन वेग पूछा है। क्या पूछा है, अनुगमन वेग, कि अनुगमन वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब मेरे प्यारे बच्चों आपको मालूम है कि अनुगमन वेग मतलब होता है कि v सफिक्स d जो होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है उसके लंबाई के। ठीक है,
तो अनुगमन वेग जो होता है लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस बात को आप अच्छे तरीके से याद कर लेना, ठीक है। अनुगमन वेग जो है वह लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब अनुगमन वेग बढ़ेगा तो लंबाई घटेगी, या यह बढ़ेगा तो यह क्या होगा, अनुगमन वेग घटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा v सफिक्स डी बराबर v सफिक्स डी व्युत्क्रमानुपाती जो होगा 1/L। लंबाई कितना है, तो लंबाई 3, तो यहाँ पे 3 लिख दोगे क्योंकि लंबाई n बराबर 3 गुना था, मतलब लंबाई को 3 गुना कर दिया, तो L की जगह हम लोग लिखेंगे 3, ठीक है। तो यहाँ पे कोष्टक में लिख देना कि 1/3 हो जाएगा, मतलब अनुगमन वेग जो है 1/3 हो जाएगा। बस ये क्वेश्चन क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, सॉल्व हो गया। तो इतना डिटेल आप लोगों को कौन समझाएगा, मैं इतना आराम आराम से समझा रहा हूं ताकि फिजिक्स के सारे न्यूमेरिकल आप क्वेश्चन आसानी से करके आ पाओ। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, कोई डाउट नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमने बिल्कुल आसान तरीके से बता दिया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलिए मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस पर स्टार बना लो, प्रश्न जरूर से आपके एग्जाम में आने वाला है। प्रश्न क्या है कि 5 हेनरी स्वप्रेरकत्व वाली कुंडली में 5 एम्पीयर की धारा 0.1 सेकेंड में शून्य हो जाती है तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा, बस ध्यान से आप देखिए। तो 5 हेनरी स्वप्रेरकत्व वाली कुंडली में, अब यहाँ एल का वैल्यू दे रखा है, देखिए ध्यान से, एल बराबर दिया है 5 हेनरी, तो आप एल बराबर 5 हेनरी लिख दिया, कितना सिंपल है। इसके बाद देखिए कह रहा 0.1 सेकेंड में, यहाँ पे आपको डेल्टा टी का वैल्यू दे रखा है, डेल्टा टी बराबर दिया है 0.1 सेकेंड दे रखा है। और साथ ही साथ यहाँ पे बोला है मेरे प्यारे बच्चों कि कुंडली में 5 एम्पीयर की धारा 0.1 सेकेंड में शून्य हो जाती है। तो यहाँ पे अगर हम डेल्टा आई की बात करें तो डेल्टा आई बराबर फॉर्मूला होगा कि I2 माइनस I1। I2 यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों क्या है, तो I2 यहाँ पे देखोगे तो यह है आप लोगों का अंतिम धारा, I1 क्या है, प्रारंभिक धारा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से आप समझिएगा कि अगर हम यहाँ से डेल्टा आई निकालें, बिल्कुल बिल्कुल आसान होता है, डेल्टा आई निकालूं तो डेल्टा आई बराबर क्या हो जाएगा, कह रहा है कि 5 एम्पीयर की धारा 0.1 सेकेंड में शून्य हो जाती है। तो शून्य हो जाती है मतलब कि जो अंतिम उसका धारा है वो शून्य हो जाता है। अब मानस प्रारंभिक धारा कितना है, 5 है, तो हो जाएगा 0.0 - 5। तो यहां से अगर हम डेल्टा आई निकालें तो डेल्टा आई बराबर क्या हो जाएगा, 0 में से 5 घटाओगे तो -5, धारा है तो उसका यूनिट होगा एम्पियर में। तो आई डेल्टा आई का वैल्यू निकल गया 5 एम्पियर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो देखिए हमें क्या किया, एल का वैल्यू मालूम चल गया, यहां से डेल्टा टी का वैल्यू मालूम चल गया, यहां से आपको डेल्टा आई का वैल्यू मालूम चल गया, तो तीनों वैल्यू हमें मालूम चल गया। अब यहाँ पे पूछा है कि विद्युत वाहक, प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए, बस फार्मूला लगाइए। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल ई बराबर क्या होगा, फार्मूला आपको मालूम है, फार्मूला हो जाएगा कि -L कोष्टक में डेल्टा आई बटे डेल्टा टी कोष्टक बंद, यही तो होता है। तो ये हो जाएगा आप लोगों का ई बराबर, तो ये हो जाएगा आपका माइनस एल का वैल्यू तो 5 दे ही रखा था आपने देखा, गुड़े डेल्टा आई का वैल्यू भी -5 है, और बटे में डेल्टा टी का वैल्यू कितना है आप लोगों का 0.1, तो हो जाएगा 0.1। क्लियर है, माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, तो ई बराबर आ जाएगा 5 का गुणा 5 में करोगे तो आ जाएगा 25, और बटे में 0.1। अब हो जाएगा ई बराबर, अब यहां से दशमलव अगर आप हटाते हो तो एक अंक बाद दशमलव, तो एक जीरो ऊपर आप बढ़ा दो, तो हो जाएगा ई बराबर 250। अब प्रेरित विद्युत वाहक बल है तो किस में आ जाएगा, वोल्ट में आ जाएगा। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना गया, 250 वोल्ट आ गया मेरे प्यारे बच्चों। क्या यही आंसर है, जी बिल्कुल यही आंसर है। अब कितना सिंपल है आप देख लो, यही आंसर हो गया। तो कितना डिटेल में एक एक वर्ड मैंने आप लोगों को बताया, अब इतना आसान कोई भी आप लोगों को पूरे यूट्यूब चैनल पे नहीं बता पाएगा। तो क्लियर है मेरे प्यारों से, समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है, कह रहा है कि किसी परिपथ में धारा तथा वोल्टता का समीकरण लिखिए। ठीक है, समीकरण निम्नलिखित है, कह रहा है किसी परिपथ में धारा तथा वोल्टता का समीकरण निम्नलिखित दिया हुआ है। यहाँ पे आई बराबर समीकरण दे रखा है एम्पियर में,
और यहाँ v बराबर समीकरण दे रखा है आपको वोल्ट में। कह रहा है कि ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है मेरे प्यार बच्चों? चार चीजें ज्ञात करना है। एक तो धारा का शिखर मान, दूसरा धारा का वर्ग माध्य मूल मान, इसके बाद तीसरा है आवर्त काल, और चौथा ज्ञात करना है धारा तथा वोल्टता के बीच काल अंतर। तो आप देखिए इस क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यार बच्चों, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है और इस बार आने का सबसे ज्यादा बड़ा चांस है इसका। देखिए सबसे पहले मेरे प्यार बच्चों करेंगे क्या हम, तो यहाँ आई बराबर जो समीकरण दिया हुआ है, तो आई बराबर हम लोग एक इसके ओरिजिनल समीकरण से इसका तुलना करेंगे। तो ओरिजिनल समीकरण क्या होता है मैं यहाँ पे लिख देता हूं। तो ओरिजिनल समीकरण होता है आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा प्लस फाइव वन, यह होता है आई बराबर। अब आई बराबर इस समीकरण से यहां पे तुलना कर दीजिए, तो यहां से आई नॉट बराबर निकलेगा, आई नॉट बराबर हो जाएगा आपका 3.5, 3.5। इसी तरह मेरे प्यारे बच्चों ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, तो ओमेगा बराबर हो जाएगा आपका 628 हो जाएगा। इसी तरह फाइव वन का अगर हम तुलना करें तो फाइव वन बराबर मेरे प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा 30 डिग्री, तो यहाँ पे 30 डिग्री। तो मैंने समीकरण यहाँ ओरिजिनल समीकरण से इसका तुलना करके आई नॉट ओमेगा और फाइव वन का वैल्यू यहाँ पे निकाल दिया। इसी तरह हम क्या करेंगे कि v वाला जो समीकरण दिया है तो v के ओरिजिनल समीकरण से तुलना कर देंगे। तो v का ओरिजिनल समीकरण क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों कि v बराबर v नॉट साइन ओमेगा प्लस फाइव टू, दूसरा समीकरण इसलिए फाइव टू रखेंगे। अब इससे आप लोगों को बस तुलना कर देना है, तो तुलना कर लीजिए। तुलना करेंगे तो यहां से v नॉट बराबर 28 आ जाएगा। इसी तरह ओमेगा बराबर क्या आ जाएगा, ओमेगा बराबर यहां पे हो जाएगा 628, और नीचे हो जाएगा आप लोगों का फाइव टू बराबर मेरे प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा माइनस के 30 डिग्री। देखिए माइनस के 30 डिग्री है, तो हो जाएगा माइनस के 30 डिग्री। तो जैसा कि देख पा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों सबका वैल्यू मैंने यहाँ पे क्या किया निकाल दिया। अब जो जो पूछा है उसको हम लोग हल करेंगे। पहला पूछा है धारा का शिखर मान, तो यहाँ पे हम लोग नोट करेंगे पहला पहला हम लोग याद करने वाले मेरे प्यारे बच्चों धारा का शिखर मान। अब धारा का शिखर मान का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों आई नॉट। आई नॉट का वैल्यू पूछा कि आई नॉट बराबर क्या होगा, तो मेरे प्यारे बच्चों धारा का शिखर मान आई नॉट का वैल्यू तो ऑलरेडी दे रखा है 3.5, तो उसमें निकालने की जरूरत ही क्या है, तो हो जाएगा 3.5 एम्पियर ऑलरेडी निकला हुआ है। तो बस हो गया पहला पार्ट हल, इतना ज्यादा सिंपल है। अब हम दूसरा पार्ट हल करेंगे, दूसरा पार्ट हल करेंगे। और दूसरा पार्ट क्या है कि धारा का वर्ग माध्य या मूल मान। तो धारा का वर्ग माध्य या मूल मान, ठीक है, बराबर फार्मूला क्या होता है, तो होता है आई आर एम एस। अब आर एम एस मतलब होता है मेरे पास जो रूट मेन स्क्वायर, रूट मेन स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है यहाँ पे कि आई नॉट बटे अंडर रूट टू। ठीक है, एक बात और ये आपको याद रखना है, या कभी कभी मेरे प्यार बच्चों क्या करता है ध्यान से सुन लेना, कभी कभी धारा का वर्ग माध्य मूल मान ना पूछकर यहाँ वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान पूछ लेता है। तो वोल्टता अगर पूछ लेता मेरे प्यार बच्चों तो वोल्टता के लिए एक फार्मूला हो जाता है ये वाला, वोल्टता के लिए फार्मूला हो जाता है वी आर एम एस बराबर, ठीक है, आई नॉट कह रहा हूं वी नॉट और बटे करड़ी में 2। तो अगर यहाँ पे आपको वोल्टता का वर्ग माध्य या मूल मान पूछे तो आप इस फॉर्मूले की मदद से आप लगा लेना। लेकिन हालांकि क्वेश्चन में हमको धारा का वर्ग माध्य या मूल मान पूछा है तो हम इस वाले फॉर्मूले को लेकर चलेंगे। ठीक है, आप देखिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों का आई आर एम एस बराबर, अब आई नॉट का वैल्यू कितना है 3.5, तो हो जाएगा 3.5 और बट्टे में नीचे आपका करड़ी में 2 है। बस इतना ही पे आंसर रोक दो। आप चाहोगे तो इसे आगे बढ़ा सकते हो, करड़ी में 2 का मान रख के काटो पीटोगे तो उतना ज्यादा झंझट करने की जरूरत नहीं, बस इतना पे आंसर रोक दोगे नंबर आपको मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और तीसरा पार्ट देखते हैं। मैं लिखता हूँ यहाँ तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट क्या है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए तीसरा पार्ट पूछा है यहाँ पे आवर्तकाल। क्या पूछा है, आवर्तकाल। तो देखिए आवर्तकाल बराबर फार्मूला क्या होता है, फार्मूला बस मालूम है आप लोगों को ना, तो बस बहुत आसान तरीके से इसको कर पाओगे। आवर्तकाल को टी से डिनोट करते हैं, तो टी बराबर फार्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों 2 पाई बटे ओमेगा।
यह फार्मूला होता है। इसको आप लोगों को पूरा का पूरा एक जगह लिख के याद कर लेना है। तो आवर्तकाल चलिए निकाल देते हैं। तो आवर्तकाल टी बराबर क्या हो जाएगा, टी बराबर हो जाएगा मेरे प्यारों जो 2 पाई और बटे में ओमेगा। ओमेगा का वैल्यू अभी आपने देखा कि 628, इसमें भी है 628 इसमें भी है। तो ओमेगा का वैल्यू 628 है, तो यहाँ पे क्या रख दोगे 628। ठीक है, अब इसको हल कर दो। टी बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारों 2 गुणे पाई का मान रख दो 3.14 और बटे में हो जाएगा आपका 628। अब जब काटोगे 2 से 628 को तो ये हो जाएगा 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 314। तो हो जाएगा टी बराबर, ऊपर तो आपका 3.14 है और नीचे आपका हो गया 314। और जब इस पूरे के पूरे काट दोगे मेरे प्यारो तो टी बराबर आ जाएगा 0.01। आवर्तकाल है तो ये हो जाएगा सेकेंड। ठीक है, बस ये हो गया मेरे प्यारो आवर्तकाल आंसर। ठीक है, तो तीसरा पार्ट भी हमने अच्छे तरीके से सॉल्व कर दिया। अब हम देखेंगे चौथा पार्ट। ठीक है, तीसरा पार्ट यहाँ पे हो गया ना। अब आइए नीचे, चौथा पार्ट को मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूं। धारा तथा वोल्टता के बीच कालांतर, तो यहाँ पे चौथा पार्ट लिखता हूं। अब धारा तथा वोल्टता के बीच कालांतर पूछा है, तो मतलब यहाँ पे डेल्टा फाई का वैल्यू पूछा है। तो डेल्टा फाई बराबर क्या होगा, धारा तथा वोल्टता के बीच कालांतर ना। तो डेल्टा फाई बराबर हो जाएगा आपका φ1 माइनस φ2। बस अब आराम से रख दीजिए इस फार्मूले पे। तो हो जाएगा आप लोगों का डेल्टा फाइव बराबर φ1। φ1 का वैल्यू देखिए कितना है 30 डिग्री, तो यहाँ पे रखेंगे आप 30 डिग्री और माइनस φ2 का वैल्यू माइनस 30 डिग्री था। अब ये माइनस इस माइनस को क्या करेगा प्लस, ये भी 30 डिग्री है। तो हो जाएगा डेल्टा फाइव बराबर 30 और 30 मिलके हो जाएंगे 60 डिग्री। बस ये हो गया मेरे प्यारों आंसर आपके। तो इतने ज्यादा सिंपल है, आप लोगों को मालूम नहीं क्यों भारी लगता है। 2-3 बार प्रैक्टिस करके जाओगे ना तो सारे क्वेश्चन करके चले आओगे मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए 4 पार्ट सॉल्व करना था और चारों पार्ट मैंने सॉल्व करके बता दिया। धारा का शिखर मान, धारा का वर्ग माध्य मूल मान, आवर्तकाल, धारा तथा वोल्टता के बीच कालांतर। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 6 भी बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यह प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। चलिए मेरे प्यारों प्रश्न नंबर 7 देखिए। प्रश्न नंबर 7 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। डबल स्टार बना लीजिए मेरे प्यारों इस प्रश्न में, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि 2 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु अवतल दर्पण के सामने 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। दर्पण द्वारा इसका वास्तविक प्रतिबिंब 3 सेंटीमीटर लंबा बनता है। तो प्रतिबिंब की स्थिति मतलब v का वैल्यू ज्ञात कीजिए, फोकस दूरी f का मान ज्ञात कीजिए। अब मेरे प्यार बच्चों इस तरह के प्रश्न में कुछ चीजों को ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जिसे हम लोग बोलते हैं मेरे प्यार बच्चों चिन्ह परिपाटी। क्या बोलते हैं, चिन्ह परिपाटी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, बस यही महत्वपूर्ण है। चिन्ह परिपाटी जिसको आ गया वो इस क्वेश्चन को आसानी से कर पाएगा। अब कुछ फार्मूले हैं, मैं सब कुछ डिस्कस कर देता हूं। चिन्ह परिपाटी मेरे प्यार बच्चों अवतल के लिए अलग होता है, अवतल दर्पण के लिए, और उत्तल दर्पण के लिए अलग होता है। ठीक है, तो देखिए होता क्या है मेरे प्यार बच्चों कि अवतल दर्पण में आपके u बराबर v का वैल्यू और f का वैल्यू और r का वैल्यू। ठीक है, ये सभी अवतल दर्पण में सभी माइनस में होता है। ये भी माइनस में होता है, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, और मेरे प्यार बच्चों ये भी माइनस में होता है। अगर वही बात करें मेरे प्यार बच्चों उत्तल दर्पण में u का वैल्यू, v का वैल्यू, f का वैल्यू और r का वैल्यू, तो मेरे प्यार बच्चों उत्तल दर्पण में u का वैल्यू माइनस में होता है। देखिए चाहे अवतल रहे चाहे उत्तल, u हमेशा दोनों में क्या होता है माइनस होता है, और v का वैल्यू इसमें प्लस हो जाता है, और r का वैल्यू भी इसमें प्लस हो जाता है, f का वैल्यू भी प्लस हो जाता है और r का वैल्यू भी प्लस हो जाता है। सिर्फ उत्तल दर्पण में u माइनस होता है, बाकी सब प्लस हो जाता है। और अवतल दर्पण में सभी क्या होते हैं मेरे प्यारों माइनस में होते हैं। ठीक है, यहां तक चीजें आ गया। और कुछ चीजें मैं आपको बता देना चाहूंगा। एक होता है आई का वैल्यू, ठीक है, एक होता है ओ का वैल्यू। आई का वैल्यू प्लस में देता है मेरे प्यारों, ओ का वैल्यू भी प्लस में। ठीक है, अगर मेरे प्यारों माइनस में कब लिया जाता है, आई का वैल्यू माइनस में और ओ का वैल्यू माइनस में कब लिया जाता है, जब वो बोल दे आपको वास्तविक, क्या बोल दे, वास्तविक बोल दे, तो समझ लीजिएगा कि माइनस में ही आपको चिन्ह लेना है। अब आशी बोल दे तो प्लस में लेना होता है। ठीक है, और एक एम का वैल्यू आता है। एम मतलब आप लोगों का आवर्धन क्षमता। एम का वैल्यू भी एक बार प्लस में लेते हैं और एम का वैल्यू एक बार माइनस में लेते हैं। दोनों कंडीशन में कब लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अगर माइनस में कब लेंगे, जब वास्तविक बोले।
क्या बोले, वास्तविक बोले तो m का मान हमेशा माइनस में लेते हैं, और m का मान प्लस में कब लेंगे, जब आभासी बोले। बस इतना चीजें जानकारी होना चाहिए आप लोगों का, इसके बाद काम आप लोगों का बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, अब इतना चीज हो गया आप लोगों को। अब क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अब आपको क्वेश्चन समझ में आने वाला है। देखिए क्या बोला है कि 2 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु, तो वस्तु की लंबाई, तो वस्तु की लंबाई को ओ से डिनोट करते हैं, इस बात को याद रखना। किससे डिनोट करते हैं, ओ। तो ओ बराबर आपको दिया है 2 सेंटीमीटर, तो वस्तु की लंबाई हमेशा प्लस में होती है, इसलिए हम लोग लिखेंगे 2 सेंटीमीटर, प्लस के 2 सेंटीमीटर। इसके बाद क्या बोला है कि अवतल दर्पण के सामने 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। तो जब भी वस्तु रखी होती है उसे यू का वैल्यू कहते हैं। आपको मालूम है कि यू हमेशा माइनस में होगा, चाहे आपका उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो। ठीक है, अभी मैंने दिखाया आप लोगों को, तो ये हो जाएगा -16 सेंटीमीटर। क्लियर है। चलिए, इसके बाद बोला है दर्पण द्वारा इसका वास्तविक प्रतिबिंब 3 सेंटीमीटर लंबा बनता है। अब वास्तविक बोल दिया, ठीक है, तो वास्तविक बोल दिया इसलिए माइनस में होगा। तो कह रहा है दर्पण द्वारा इसका वास्तविक प्रतिबिंब 3 सेंटीमीटर लंबा बनता है, मतलब आई का वैल्यू दिया है 3 सेंटीमीटर, लेकिन वास्तविक बोल दिया है भाई, तो माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अभी बताया कि वास्तविक का मतलब माइनस होता है। तो -3 सेंटीमीटर यहाँ पे आई का वैल्यू हो गया। आपसे पूछा है वी का वैल्यू, ठीक है, वी का वैल्यू, और क्या पूछा है, फोकस दूरी एफ का वैल्यू। तो वी बराबर क्वेश्चन मार्क, एफ बराबर क्वेश्चन मार्क, ये दो चीजें पूछा हुआ है। अब हम वैल्यू क्या निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे, सबसे पहले अगर हमें v का वैल्यू ज्ञात करना और f का वैल्यू ज्ञात करना है, तो हमें आवर्धन ज्ञात करना पड़ेगा, रेखीय आवर्धन। अभी रेखीय आवर्धन मतलब m का वैल्यू। तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें भी कई फार्मूले चलते हैं, मैं सब कुछ डिस्कस करने वाला हूं। तो रेखीय आवर्धन मतलब m का वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों। अब m के कई फार्मूले हैं, m के 3 फार्मूले बनते हैं। एक तो m बराबर हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों -v/u, पहला फार्मूला यहां से। दूसरा फार्मूला होता है m बराबर I/O, ये दूसरा फार्मूला हुआ है। तीसरा फार्मूला चलता है m बराबर कि I/O बराबर -v/u, ये 3 फार्मूले चलते हैं। ठीक है मेरे प्यारों, ये वाला फार्मूला कब लगता है, m बराबर -v/u, ये गुना वाला। जब बोले प्रतिबिंब 5 गुना हो, प्रतिबिंब 8 गुना हो, तो गुना वाले पे आवर्धन निकालने का ये फार्मूला होता है। इस वाले में किसका यूज करेंगे, इस वाला, क्योंकि आई का वैल्यू हमको दिया है, ओ का वैल्यू भी दिया है, यू का वैल्यू दिया है, वी का वैल्यू पूछा है, ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो इस वाले सूत्र का प्रयोग करेंगे हम। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे कि I/O बराबर -v/u। ठीक है, इस फार्मूले से, अब इस फार्मूले से हम लोग यूज करेंगे। तो आई का वैल्यू कितना है, -3, ओ का वैल्यू कितना है 2, बराबर माइनस वी का वैल्यू तो हमें ज्ञात ही करना है, बटे में यू का वैल्यू कितना है -16। अब यहां से देखिए यह माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, और यह 2 से कटाओगे तो 2 8 है 16। अब ये 8 को गुणा इसमें हो जाएगा तो 8 3 24 हो जाएगा। तो यहाँ v बराबर क्या हो गया, 8 3 24, मतलब -24 सेंटीमीटर। ठीक है, किसका वैल्यू आ गया, v का। तो यहाँ एक वैल्यू तो यहाँ पे निकल के चला आया v का। अब मेरे प्यारे बच्चों हमें फोकस दूरी ज्ञात करना है f। तो फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए हम फार्मूला लगाएंगे मेरे प्यारे बच्चों दर्पण सूत्र का। क्या लगाएंगे, दर्पण सूत्र का लगाएंगे। और एक चीज मैं बता देना चाहूंगा आप लोगों को, और याद कर लेना कि ये जो सूत्र लगा है I/O बराबर -v/u, ये दर्पण के लिए गा। अगर लेंस रहता तो ये माइनस हट जाता, लेंस अगर वही रहता तो माइनस हट जाता, बाकी फार्मूला वही रहता। इसी तरह दर्पण सूत्र के लिए हम लोग फार्मूला लगाएंगे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, यह है दर्पण सूत्र। अगर लेंस सूत्र रहता तो यहाँ पे सिर्फ माइनस हो जाता बस। अब देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा 1/f, तो f का वैल्यू तो हमें ज्ञात ही करना है, बराबर 1/v, v का वैल्यू भी आया है -24, और बीच में प्लस लगा हुआ है, बटे 1/u, और u का वैल्यू अभी आपने देखा -16, तो यहाँ पे हो जाएगा -16। तो ये हो जाएगा आप लोगों का 1/f बराबर, एलसीएम ले लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, तो 24 और 16 कैल्शियम कितना होता है 48, तो ये हो जाएगा 24 दूनी के 48, 2 बार गया, 2 को गुणा 1 में करोगे तो 2, लेकिन यह माइनस लगेगा। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों देखिए यह माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा, ये क्या हो जाएगा 16 3 48, 3 का गुणा जब 1 में करोगे तो 3 ही आने वाला है।
ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हैं। अब आइए, तो ये हो जाएगा 1/f बराबर -2 - 3 जोड़ के हो जाएगा -5/48। हमें तो f ज्ञात करना है, f को ऊपर कर दो। जब f को ऊपर करोगे तो यहाँ पे माइनस तो ऐसे ही रहेगा, 48 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। अब काट दीजिए, तो f बराबर आंसर आपको देखने को मिलेगा, तो हो जाएगा 5×9 = 45, माइनस के 9 बार 3 बचा और 5×6 = 30, तो -9.6 ये जो है आपका फोकस दूरी आ गया। अब समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, इतना आराम से कोई नहीं आप लोगों को पूरे यूट्यूब चैनल पे समझाएगा, लेकिन मैं समझा रहा हूं ताकि यहाँ पे सारे बच्चों को अच्छा से अच्छा स्कोर हो पाए। तो क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए इस प्रश्न को भी नोट कर लीजिए, प्रश्न नंबर 7वां भी यहाँ पे क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, अच्छे तरीके से मैंने कंप्लीट करा दिया। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 8वें की तरफ। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, ये प्रश्न देखिए, ये भी प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, प्रश्न नंबर 8वां वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल ये प्रश्न बनता है। ठीक है, प्रश्न क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है कि ए प्रिज्म कोण वाले ए प्रिज्म कोण वाले प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक आपको कोसेक a/2 है, तो कह रहा है इसका न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो अब मेरे प्यारे बच्चों, ए प्रिज्म कोण वाले प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक दे रखा है, इसका न्यूनतम विचलन कोण पूछा है। न्यूनतम विचलन कोण मतलब मेरे प्यारे बच्चों डेल्टा एम का वैल्यू आपसे पूछ रखा है। ठीक है, कैसे हल करेंगे ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले हम लोग वैल्यू लिखेंगे किसका दिया है, तो ए प्रिज्म कोण वाले प्रिज्म का अपवर्तनांक, तो ए प्रिज्म कोण, अब प्रिज्म कोण ए का वैल्यू जो है वो ए ही दे रखा है। ठीक है, ए का वैल्यू ए ही दे रखा है। अपवर्तनांक, अपवर्तनांक को हम स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, तो स्मॉल एन बराबर दे रखा है मेरे प्यार बच्चों कोसेक a/2। ठीक है, इसके बाद इसका न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए, मतलब कि डेल्टा एम का वैल्यू पूछ रखा है कि डेल्टा एम का वैल्यू ज्ञात कीजिए। अब मेरे प्यारों जो सबको मालूम है फार्मूला, फार्मूला क्या कहता है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, फार्मूला लिखेंगे प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, पदार्थ का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक। ठीक है, तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक स्मॉल एन बराबर फार्मूला क्या होता है, आराम से नोट कीजिएगा, साइन ए प्लस सिग्मा एम, और इसके बटे में क्या होता है 2, कोष्टक बंद, फिर पूरे के पूरे बटे में होता है मेरे प्यारे बच्चों साइन a/2 कोष्टक बंद। यह फार्मूला होता है प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करने का। अब यहाँ पे वैल्यू आपको रखना है, n का मान दे रखा है कोसेक a/2, तो n की जगह हम लोग रख देंगे यहाँ पे कोसेक a/2। ठीक है, बराबर ये आप लोगों का सेम ऐसे ही हो जाएगा, साइन a प्लस सिग्मा m/2, इसके बाद पूरे के पूरे बटे में क्या हो जाएगा साइन a/2। यहां तक चीजें समझ में आ गई आप लोगों को। अब मेरे प्यार बच्चों, जैसे कोसेक है तो कोसेक को हम 1/sin a के रूप में लिख सकते हैं, कोसेक थीटा को हम 1/sin थीटा के रूप में लिख सकते हैं, तो ये कोसेक a/2 को हम लोग लिख सकते हैं 1/sin a/2 लिख सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब बराबर यह हो जाएगा आप लोगों का साइन a प्लस सिग्मा m/2, अब पूरे के पूरे बटे में हो जाएगा आपका साइन a/2। अब देखिए यहां से नीचे साइन a/2, नीचे साइन a/2 दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो ऊपर क्या बच जाएगा, इधर 1 बचा और इधर आपका बच गया साइन a प्लस सिग्मा m बटे में क्या बच गया 2 बच गया। अब हम क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे साइन है तो यहाँ पे भी साइन लाना पड़ेगा, साइन 90 अंश का मान 1 होता है, तो इस 1 को हम लोग लिख देंगे साइन 90 अंश। ठीक है, बराबर यह इधर आपका है साइन, और ये हो जाएगा a प्लस सिग्मा m अब बटे में 2। अब जैसा देख पा रहे हो कि साइन से यह साइन का काम खत्म हो गया, इधर बच गया 90 अंश बराबर इधर बच गया a प्लस, ठीक है, a प्लस डेल्टा m बटे में 2।
अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, इस 2 को गुणा इसमें हो जाएगा, तो 90 दूना के 180, तो 180 अंश बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस डेल्टा एम। ठीक है, तो डेल्टा एम बराबर, हमें डेल्टा एम का ही वैल्यू चाहिए था, तो डेल्टा एम का ये चाहे सिग्मा एम का ये, दोनों बात एक ही होता है। तो ये हो जाएगा आपका 180 अंश, अब प्लस ए जाए इधर आएगा तो माइनस के, तो डेल्टा एम बराबर 180 माइनस के ए आ गया, यहाँ पे ये नहीं होगा, ए होगा सिर्फ। तो सिग्मा या डेल्टा एम बराबर 180 माइनस के ए आ गया। यही मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या हो गया, आंसर हो गया। यही पूछा था न्यूनतम विचलन कोण। ठीक है, क्लियर है मेरे पास तो चलिए नोट कर लिया। अब इतना देखिए, इतना आसान है, आप लोगों को भारी लगता है क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करते हो। इसकी प्रैक्टिस करने लगोगे ना तो बिल्कुल आसान लगने लगेगा, और एग्जाम में सारे क्वेश्चन करेंगे। अब यही क्वेश्चन आ जाता, आप एग्जाम में कहते हो बहुत टफ पेपर आया था, बिल्कुल टफ नहीं आया, आप प्रैक्टिस करके नहीं गए हो। लेकिन इस बार मैं प्रैक्टिस करा के आपको भेजूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए प्रश्न नंबर 8वां क्लियर हो गया। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 9 की तरफ। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 9 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों, ये प्रश्न है बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है, ध्यान से देखना। ये भी प्रश्न सिंपल ही समझ में आ जाएगा आप लोगों को। बोला है कि एक खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 15 है तथा अभिदृश्यक व नेत्रिका के बीच की दूरी 80 सेंटीमीटर है। यदि दोनों लेंस उत्तल हो तो उनकी अलग अलग फोकस दूरी की गणना कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब यहाँ पे एक खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता, आवर्धन मतलब एम का वैल्यू दे रखा है, एम बराबर दे रखा है आगे से ही आपको 15, तो एम बराबर आप 15 लिख दिए। इसके बाद अभिदृश्यक व नेत्रिका के बीच की दूरी 80 सेंटीमीटर, मतलब कि यहाँ पे आपको दे दिया एफ ओ प्लस एफ ई, दोनों की दूरी मिलाकर दे दिया हमें 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब एफ ओ क्या होता है मेरे प्यारों, एफ ओ होता है अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी, और एफ ई क्या होता है, तो अभिनेत्र या नेत्र लेंस की फोकस दूरी। ये आपको मालूम होना चाहिए। तो आप जैसा देख पा रहे हो, फिर हमसे पूछा है कि यदि दोनों लेंस उत्तल हो तो उनकी अलग अलग फोकस दूरी, अलग अलग फोकस दूरी मतलब मेरे प्यारों एफ जीरो का वैल्यू हमसे पूछा है, मतलब अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी, और एफ ई का वैल्यू भी हमसे पूछा है, नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी, दोनों का हमें वैल्यू पूछा है। अब मेरे प्यारों जैसा आप जानते हो, फार्मूला एक यूज हम करने वाले हैं। फार्मूला होता है एम बराबर एफ जीरो, अरे एफ ओ बटे एफ ई। ठीक है, एम बराबर एफ ओ बटे एफ ई, यह फार्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों। इसी फार्मूले से हम लोग सब कुछ निकालने वाले हैं, ध्यान से देखिए। अब एम का वैल्यू 15 दे ही रखा है, क्षमता इसका, तो 15 बराबर ये हो जाएगा आपका एफ ओ बटे एफ ई। अब यहां से ध्यान से देखिए, अगर मैं एफ ओ का वैल्यू निकालूं तो एफ ओ बराबर क्या हो जाएगा, जब गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 15 एफ ई। होगा कि नहीं, बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों होगा। तब इसको एफ ओ का वैल्यू मालूम चल गया, और ये जो है आप लोगों का, इसको समीकरण नंबर पहला नाम दे दीजिए। ठीक है, अब हम एफ ओ का मान समीकरण पहला में रख देंगे, तो एफ ओ का मान समीकरण पहला में रखेंगे तो यहाँ पे आ गया एफ ओ, तो एफ ओ की जगह अब हम रखने वाले हैं 15 एफ ई। ठीक है, तो हो जाएगा 15 एफ ई प्लस, ये तो एफ ई ऑलरेडी है, एफ ई बराबर कितना है 80। अब यहां से आप लोगों को देखना पड़ेगा, यहां से एक चीज लिख लीजिएगा ऊपर ताकि एग्जाम लोग को समझ में आए, लिख लीजिएगा समीकरण 1 से, तब एग्जाम को समझ में आ जाएगा हाँ कहां से आपने ये वैल्यू निकाला है। समीकरण 1 से लिख लीजिएगा कि ये चीजें प्राप्त हुई है हमें। तो 15 एफ ई प्लस एफ ई मिलकर हो जाएगा 16 एफ ई, बराबर क्या हो जाएगा इधर आपका 80 हो जाएगा। यहां से अगर हम एफ ई का वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा 80 बटे के कितना हो जाएगा 16, और 16 पांचे कितना होता है 80, तो यहाँ एफ ई बराबर कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों 5। एफ ई बराबर क्या आ गया 5 सेंटीमीटर यहाँ पे आ गया। तो एफ ई मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, नेत्रिका लेंस या अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी तो मालूम चल गया, अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना एफ ओ। अब आप चाहोगे तो इसका वैल्यू बस यहाँ पे भी रख दोगे तो काम बन जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे कि चूंकि, लिखेंगे हम लोग कि चूंकि हम जानते हैं कि एफ ओ बराबर 15 एफ ई होता है, हम जानते हैं, तो इसलिए एफ ओ बराबर 15 गुणे एफ ई, एफ ई का वैल्यू कितना है 5, तो एफ ओ बराबर 15 पाछे 75 सेंटीमीटर। ये किसका वैल्यू आ गया एफ ओ, मतलब अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी आ गया। तो यही वैल्यू हमसे पूछा था, अलग अलग, अलग अलग मैंने बता दिया, तो ये भी आंसर हो गया मेरे प्यारे बच्चों, और ये भी आंसर हो गया। क्लियर है कि नहीं, बिल्कुल समझ में आ गया आप लोगों को।
ऐसा कोई लड़का नहीं होगा जिसको ना समझ में आया होगा। बिल्कुल आसान, इतना स्लो स्लो में पढ़ा रहा हूँ कि ताकि हर एक लड़के जो हमारे चैनल पढ़ रहे हैं सबको समझ में आए। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 9 क्लियर हो गया, किसी बच्चे को डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10वें की तरफ। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए प्रश्न नंबर 10वां, प्रश्न नंबर 10वां वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों है। इसको भी आपको अच्छे तरीके से तैयार करना है, डबल स्टार बन लीजिए, प्रश्न आपके एग्जाम में बनने वाले हैं इस बार। क्या प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों कि यंग के द्विस्लिप प्रयोग में दो कला संबंध स्रोतों के बीच की दूरी 2 मिलीमीटर है एवं पर्दे की दूरी जो है 1.5 मीटर है। यदि 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य का एक वर्णीय प्रकाश प्रयुक्त हो तो केंद्र से तीसरी अदीप्त फ्रिज की दूरी ज्ञात कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहां पे बोला है कि स्रोतों के बीच की दूरी 2 मिलीमीटर है। तो यहाँ पे आपको मालूम चल गया कि स्मॉल डी का वैल्यू तो आपको 2 मिलीमीटर दिया हुआ है। पहले जो चीज दिया होता है उसको आप नोट कर लो। ठीक है, और एक चीज याद रखिए, ये मिलीमीटर में है तो इसको आप मीटर में चेंज कर दीजिए, क्योंकि जब तक आप मीटर में चेंज नहीं कर पाओगे आपका आंसर गलत आएगा। तो इसलिए सारे यूनिट को आप मीटर में चेंज करो, ये नहीं कि एक मीटर में एक मिलीमीटर में है, आप सबको पहले मीटर में चेंज करो। तो 2 मिलीमीटर को जो मीटर में चेंज करोगे तो हो जाएगा 2 × 10⁻³ मीटर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे और क्या दिया हुआ मेरे प्यारे बच्चों, पर्दे की दूरी 1.5 मीटर, मतलब डी का वैल्यू। अब यहाँ डी का वैल्यू दिया है 1.5 मीटर, तो इसको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, ऑलरेडी मीटर में दे रखा है। ठीक है, और क्या दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, पूछा है कि यहाँ पे कि तीसरी अदित फ्रिज की दूरी ज्ञात करना हमें। चलिए, तो तीसरी यदि फ्रिज की दूरी पूछा है ना, तो तीसरी अगर पूछता है तो यहाँ एम का मान जो होता है वो 3 हो जाएगा, दूसरी पूछेगा तो एम का मान 2 हो जाएगा। ये बात आप याद रखना। ठीक है, तो एम का मान 3 आप रखोगे। अब मेरे प्यार बच्चों ध्यान से आप देखना, अब यहाँ पे पूछा है और एक चीज आपको दिया है कि यदि 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य दिया हुआ है और यहाँ पे आपको लेमडा का वैल्यू दे रखा है मेरे प्यार बच्चों कितना, 6000 एंगस्ट्रॉम। तो 6000 एंगस्ट्रॉम में यहाँ पे लिख देता हूँ लेमडा का वैल्यू। अब 6000 एंगस्ट्रॉम को हम मीटर में चेंज करना है, तो मीटर में चेंज करना है तो ये हो जाएगा आपका 6000 गुणे 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 6 × 10⁻⁻7 मीटर लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो यह वैल्यू किसका है मेरे प्यार बच्चों, तो यह वैल्यू लेमडा का है। ठीक है, तो डी बराबर डी लिख दिया मैंने, स्मॉल डी का भी, कैपिटल डी का वैल्यू, एम का वैल्यू, और यहाँ पे लेमडा का वैल्यू भी मैंने लिख दिया। सारी वैल्यू जितना था इस क्वेश्चन में, अभी तक मैंने हल नहीं किया है, इसी तरह आपको करना है। जितना वैल्यू दे रखा है पहले आप वैल्यू को आप रख लीजिए। इसके बाद बोला है कि केंद्र से तीसरी अदीप्त की दूरी। ठीक है, अदीप्त, तीसरी अदीप्त की दूरी मेरे प्यारे बच्चों x3 पूछा है, x3 अदीप्त की दूरी। तो x3 का वैल्यू हमसे मेरे प्यारे बच्चों पूछ रखा है। तो जैसा कि आप लोग जानते हो, यहाँ पे आप हेडिंग बनाओगे कि केंद्रीय, यहाँ पे लिखिएगा केंद्रीय फ्रिज, केंद्रीय फ्रिंज से तीसरी तीसरी अदीप्त तीसरी अदीप्त फ्रिंज की दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर फार्मूला मेरे प्यार बच्चों होता है, लिखिए कि x3 बराबर फार्मूला होता है m-1/2 कोष्टक बंद लेमडा इंटू कैपिटल डी बटे स्मॉल डी। यह फार्मूला होता है मेरे प्यार बच्चों। तो केंद्र फ्रिंज से तीसरी अद्वितीय फ्रिंज की दूरी। और मेरे प्यार बच्चों कभी कभी एक क्वेश्चन और बन जाता है, वो क्वेश्चन पूछ लेता है केंद्र फ्रिंज से तीसरी दीप्त। दो ही प्रकार का प्रश्न बनेगा, या तो अदीप्त पूछ ले या तो दीप्त। तो अगर दीप्त पूछ ले तो दीप्त के लिए फॉर्मूला आप लोगों का x3 बराबर m लेमडा गुणे कैपिटल डी और बटे स्मॉल डी होता है। तो दीप्त के लिए यह फॉर्मूला होता है, अदीप्त के लिए यह फॉर्मूला होता है। हालांकि अदीप्त वाला है तो हम लोग इस वाले फॉर्मूले पर लगाएंगे, दोनों में साथ में बताता चल रहा हूं आप लोगों को। तो यहाँ पे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे प्यार बच्चों, तो x3 बराबर हो जाएगा m का मान, अभी आपने देखा कि m का मान कितना है 3, तो यहाँ आप लिखोगे 3
-1/2 और गुणे में लेमडा का वैल्यू अभी आया है यहाँ पे 6 × 10 पे पावर -7 और गुणे कैपिटल डी का वैल्यू है 1.5 तो कैपिटल डी का वैल्यू हो जाएगा 1.5 और बटे में स्मॉल डी का वैल्यू क्या है 2 × 10 पे पावर -3 mm तो हो जाएगा 2 × 10 पे पावर -3। अब इसे हल करना है, ध्यान से देखिए कैसे कैसे हल करेंगे मेरे प्यार बच्चों। तो ये हो जाएगा x3 बराबर, ये हो जाएगा 2 6 6 में से 1 जाएगा तो 5 तो ये इधर बच गया आपका 5/2 गुणे में इधर देखिए क्या होगा मेरे प्यार बच्चों। इधर अगर हम हल करते हैं तो वो यहाँ पे काम करें कि 1.5 की गुणा जब 6 में करोगे तब 15 छक्का 90, एक अंक बाद लगाओगे तो 9 हो जाएगा। तब 1.5 की गुणा जब 6 में करोगे तो सिर्फ कितना आएगा 9 आएगा। 9 गुणे कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, यह 10.3 ये जो 10 पे पावर -3 है, ये 10 पे पावर -3 को अगर ऊपर भेजूंगा तो ये 10 पे पावर +4 हो जाएगा। तो एक चीज प्लस में एक चीज माइनस में तो घात घटती है, तो 10 पे पावर माइनस के कितना हो जाएगा 4, तो 10 पे पावर -4 हो गया और नीचे कितना बच गया आपका 2 बच गया। यहां तक समझ में आ गया। अब हम काम करेंगे एक मेरे प्यारे बच्चों क्या कि x3 बराबर ये हो जाएगा 5 9 45 गुणे 10 पे पावर -4 और नीचे हो जाएगा 2 दूनी के 4। तो यहाँ हो जाएगा x3 बराबर, भाग दीजिए। जब भाग देंगे देखिए 4 से मैंने 45 में भाग दिया तो 4 एकम 4 फिर 4 एकम 4 फिर 4 दूनी के 8 और 4 5 20 11.25 गुणे 10 पे पावर -4। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि x3 बराबर, अगर इस दशमलव को मैं यहाँ ला दूं तो हो जाएगा 1.125 तो यहाँ पे एक घात कम करना पड़ेगा तो हो जाएगा 10 पे पावर -3 मीटर। यही आ गया मेरे प्यारे बच्चों x3 का वैल्यू, यही आंसर है। तो अब बताइए कितना ज्यादा सिंपल है मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल डिटेल में आप लोगों को समझा रहा हूँ। चलिए तो ये प्रश्न भी अच्छे तरीके से आप नोट कर लो और प्रश्न नंबर 10वां था, बिल्कुल आसान तरीके से मैंने इसको भी समझा दिया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। चलिए मेरे प्यारे बच्चों देखते हैं प्रश्न नंबर 11। देखिए प्रश्न नंबर 11 क्या वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 16 संबंध 1 है। यदि दोनों तरंगे व्यतिकरण करती हों तो परिणामी तरंग की अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों है। अब कैसे इसको हल करेंगे ध्यान दीजिएगा, ये भी बिल्कुल आसान तरीके से मैं समझाने वाला हूं। अब यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात तो दे रखा है, मतलब कि I1 संबंधे I2, इसका वैल्यू आपको दे रखा है कितना 16 संबंधे 1, 16 संबंधे 1 दे रखा है, जिसमें से I1 का वैल्यू तो 16 है और I2 का वैल्यू कितना है मेरे प्यारे बच्चों 1 है। पूछ रखा है कि तो परिणामी तरंग की अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात, मतलब कि पूछ रखा है कि I मैक्सिमम संबंधे I मिनिमम का अनुपात पूछ रखा है, बराबर क्वेश्चन मार्क, ये हमसे पूछ रखा है। अब यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों एक फार्मूला लगाएंगे, जानते हैं आप लोग भी कि I1 बटे I2 बराबर A1 का स्क्वायर बटे A2 का स्क्वायर, यह फार्मूला होता है। ठीक है, तो यहां से इस फार्मूले में जब वैल्यू रखेंगे तो I1 का वैल्यू तो 16 है और I2 का वैल्यू 1 है, बराबर ये हो जाएगा आपका A1 का स्क्वायर बटे A2 का स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि 4/1, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, बराबर ये हो जाएगा A1 का स्क्वायर और बटे A2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं कि ये तो 4/1 का पूरा होल स्क्वायर हो गया, और इसको लिख सकते हैं कि ये तो A1 बटा A2 का पूरा होल स्क्वायर हो गया। तो यहां से ये आपका घात से घात कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/1 बराबर A1/A2। ठीक है, तो यहाँ पे अनुपात आपको निकल के आ गया सामने कि A1 का वैल्यू 4 और A2 का वैल्यू 1, तो यहाँ लिख लीजिएगा A1 बराबर 4 निकल के आ गया और A2 बराबर 1 निकल के चला आया। लेकिन हमसे पूछा क्या है मेरे प्यार बच्चों, हमसे तो मैक्सिमम और मिनिमम का अनुपात पूछा है, तो फॉर्मूला फिर से एक बनेगा कि I मैक्सिमम बटे I मिनिमम, अनुपात पूछा है, इसके बराबर फार्मूला होता है मेरे प्यार बच्चों कि A1 प्लस
A2 का होल स्क्वायर और बटे में A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। यह फार्मूला होता है मेरे प्यार बच्चों। तो यहां से हम निकाल लेंगे बिल्कुल आसान तरीके से A1, ठीक है। तो A1 का वैल्यू कितना है 4, तो 4 और A2 का वैल्यू 1, तो 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा और बटे में क्या हो जाएगा 4 माइनस 1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। जब इसको हल करोगे तो 4 1 5, 5 का स्क्वायर करोगे तो 25, ठीक है। 4 में से गया तो 3, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9। तो यह आ गया मेरे प्यार बच्चों कि आई मैक्सिमम बटे आई मिनिमम 25/9। तो इसको अनुपात के रूप में कैसे लिखेंगे, तो आई मैक्सिमम अनुपाते आई मिनिमम कितना आ गया 25/9 आ गया। क्या यही आंसर है? जी बिल्कुल यही आंसर है। अब बताइए इतना ज्यादा सिंपल आप लोगों को कौन समझाएगा। ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों आंसर। समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस प्रश्न को भी नोट कर लो अच्छे तरीके से। यह प्रश्न नंबर क्या था 11। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 12। चलिए मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 12 देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न नंबर 12 मेरे प्यारे बच्चों, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। ट्रिपल स्टार बना लीजिए, देखने में छोटा लगेगा लेकिन बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट प्रश्न है। क्या है कि समान चाल से गतिशील इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन से संबंधित डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का अनुपात ज्ञात कीजिए, जबकि प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1840 गुना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आप इसको कह सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो कह रहा है कि समान चाल से गतिशील इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के संबंध डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का अनुपात ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की चाल लिखेंगे। तो अगर आप V इंटू ई लिख देते हो VE, तो ये होता है इलेक्ट्रॉन की चाल। ये क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रॉन की चाल कहलाएगा। तो आप लिखोगे कि इलेक्ट्रॉन की चाल। क्लियर है? चलिए इसी तरह मेरे प्यार बच्चों अगर V इंटू पी लिख देते हो VP, तो हो जाएगा प्रोटॉन की चाल। प्रोटॉन की चाल हो जाएगा, प्रोटॉन की चाल। अब यहां पे बोला है कि समान चाल से गतिशील, मतलब दोनों की चाल समान है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि VE बराबर VP। इन दोनों को एक समान चाल V से हम लोग डिनोट कर देते हैं, क्योंकि दोनों की चालें समान, इसलिए दोनों क्या हो गए बराबर हो गए V के, एक समान चाल के बराबर हो गए। कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब हम देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, फिर प्रोटॉन का द्रव्यमान, सब कुछ निकालेंगे। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, क्योंकि एक लाइन बोला है ना कि जबकि प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1840 गुना है, तो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? Me से। Me का मतलब, M मतलब क्या होता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान को Me से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो एक लाइन बोला है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि जबकि प्रोटॉन का द्रव्यमान, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान को हम लोग किससे डिनोट करेंगे? तो MP से डिनोट करेंगे, मास ऑफ प्रोटॉन। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान जो है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1840 गुना है, तो इसके आगे 1840 लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा MP बराबर 1840 ME। होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि वही लाइन बोल रखा है कि प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1840 गुना है, तो 1840 गुना हमने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, जैसे प्रश्न बोला था वैसे कर दिया हमने, ठीक है। अब हम देखेंगे, पूछा है कि प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन में प्रोटॉन के संबंध में डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का अनुपात ना, तो इलेक्ट्रॉन का तरंग दैर्घ्य हम लोग लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉन का तरंग दैर्घ्य, इलेक्ट्रॉन का तरंग दैर्घ्य बराबर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो इलेक्ट्रॉन का तरंग दैर्घ्य बराबर फार्मूला होता है कि लेमडा बराबर H बटे MV। फार्मूला तो यही होता है मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का है तो यहाँ पे लेमडा E बराबर H, और M की जगह मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ME, और V की जगह हम लोग लिखेंगे VE, ठीक है। बस हो गया। अब इसी तरह मेरे प्यारे बच्चों प्रोटॉन का तरंग दैर्घ्य, इलेक्ट्रॉन का तरंग दैर्घ्य तो यहां से निकल गया, फिर प्रोटॉन का तरंग दैर्घ्य लिखेंगे, प्रोटॉन का तरंग दैर्घ्य, प्रोटॉन का तरंग दैर्घ्य बराबर मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा? सेम वही फार्मूला हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका हो जाएगा
लेमडा ई है तो यहाँ पी हो जाएगा, ठीक है। एच बटे एम ई है तो एम पी, वी ई है तो वीपी, बात खत्म। लो भाई, यहां से प्रोटॉन का तरंग दैर्ध्य निकल गया। अब हमसे पूछा क्या है, अनुपात पूछा है। ट्यूशन में हमसे तो अनुपात ही पूछा है ना, तो चलिए अनुपात निकाल लेते हैं। तो अनुपात जब लिखोगे तो यहाँ लिखोगे लेमडा ई बटे लेमडा पी बराबर, तो लेमडा ई का वैल्यू कितना है, एच बटे एम ई वी ई, और बटे में लेमडा पी का वैल्यू कितना है, एच बटे में एम पी वीपी, है ना। चलिए यहाँ पे जगह खाली है, मैं यहाँ कर देता हूँ, यहाँ पे साइड में जगह खाली है, तो इसी चीज को मैं उठाकर यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका लेमडा ई बटे लेमडा पी बराबर, ठीक है, एच बटे, देखिए एच बटे ये वाला लिख रहा हूँ, एम ई वी ई। अब यह भाग में है तो गुणा में चेंज कर दो, जैसे गुणा में चेंज करोगे तो यह ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा एम पी वी बी पी बटे में एच। होगा कि नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल होगा। अब यहां से एक चीज आप ध्यान से देख लीजिए, यहां से आपको एक चीज समझ में आएगा कि यह हो जाएगा आपका लेमडा ई और बटे लेमडा पी बराबर, ऊपर एच है, एच रहने दो, ठीक है। ये हो जाएगा आपका एम ई। देखो वीई है, मैंने शुरू में ही आपको बताया था मेरे प्यारे बच्चों कि वीई वीपी दोनों वी के बराबर है, तो वीई की जगह भी वी लिख सकते हैं, वीपी की जगह भी वी लिख सकते हैं। तो यहाँ वीई आ गया तो इसको हम लोग वी कर देंगे, गुणे ये हो जाएगा आपका एम ई वी, वीपी है तो वीपी की जगह भी हम लोग वी लिख सकते हैं, अभी मैंने बताया आप लोगों को। अब बटे में क्या है, एच है। तो यहां से एक चीज देखने को आपको मिल रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों कि इस एच से यह एच कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आपका यहाँ पे लेमडा पी और बटे लेमडा पी कह रहा हूँ, ऊपर लेमडा ई है ना, लेमडा ई बटे लेमडा पी बराबर आपका क्या बच गया, यहाँ पे एच से एच भी काट दो, वी से वी भी काट दो, तो बच गया एम पी बटे एम ई। क्लियर है। चलिए आप देखिए क्या करेंगे हम लोग कि लेमडा ई बटे लेमडा पी बराबर एम पी, ठीक है। एमपी का वैल्यू देखिए अभी दिया था 1840 एमई, तो ये हो जाएगा 1840 एमई, और नीचे आपका एमई है ही, तो यहां से आप देखिए तो एमई से एमई दोनों कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे लेमडा ई बटे लेमडा पी का जो अनुपात आएगा वो आ जाएगा 1840, अब बटे नीचे कितना आ गया, एक आ गया। तो यहाँ अनुपात के रूप में लिखें तो लेमडा ई अनुपात लेमडा पी बराबर कितना आ जाएगा, 1840 अनुपात एक आ जाएगा। क्या यही आंसर है, जी बिल्कुल यही आंसर है मेरे प्यारे बच्चों। समझ में आ गया आप लोगों को, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए तो यहाँ डी बोगली तरंग दैर्ध्य का अनुपात मैंने यहाँ पे निकाल के आप लोगों को दिखा दिया। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अच्छे से इसको देख के अच्छे से नोट कर लीजिएगा, समझ में आ गया होगा आप लोगों को बिल्कुल आसान तरीके से। चलिए ये भी क्वेश्चन अच्छे तरीके से मैंने करा दिया, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। चलिए मेरे प्यारों जो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि एक हाइड्रोजन परमाणु में कक्षा n बराबर 4 से कक्षा n बराबर 2 में एक संक्रमण होता है, तो हाइड्रोजन परमाणु की आयन ऊर्जा की गणना कीजिए। अब मेरे प्यारे बच्चों आयन ऊर्जा की गणना करना है, तो आयन ऊर्जा की गणना करने के लिए एक सूत्र चलता है कि ई एन बराबर -13.6 बटे एन स्क्वायर, बस यह याद है। तो अब किसी भी कक्षा का निकाल सकते हो, एन बराबर चौथा कक्षा पूछे, पांचवा कक्षा पूछे, दूसरा कक्षा पूछे, तो यहाँ एन बराबर चौथा कक्षा, एन बराबर दूसरा कक्षा पूछा है, तो यहाँ ई एन बराबर -13.6 बटे एन स्क्वायर है। तो हम चौथे कक्षा के लिए निकालेंगे तो ई बराबर एन के जगह 4, क्योंकि एन कक्षा को दर्शाता है, एन बराबर 4 के लिए निकालेंगे तो ई 4 बराबर क्या हो जाएगा आपका कि -13.6 बटे एन चौथा, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ E4 बराबर क्या हो जाएगा आपका -13.6 बटे 4 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे E4 बराबर क्या हो जाएगा, जब 16 का भाग दोगे तो -0.85 EV आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इसी तरह हम दूसरे कक्षा के लिए निकालेंगे तो यहाँ E2 बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला वही -13.6 बटे एन स्क्वायर, अब एन की जगह 2 होगा तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा।
तो यहाँ से E2 बराबर क्या आ जाएगा, E2 बराबर हो जाएगा -13.6/2 क्योंकि 2 का स्क्वायर करोगे 4 ही आएगा। तो E2 बराबर जब 4 से घटाओगे इसको, तो 4 से घटाओगे तो आ जाएगा कि -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। तो यहाँ E2 का वैल्यू आ गया और यहाँ E4 की वैल्यू आ गया। लेकिन हमसे पूछा क्या मेरे प्यारे बच्चों, आयन ऊर्जा की गणना कीजिए। अब आयन ऊर्जा कैसे ज्ञात किया जाता है उसको समझो। तो आयन ऊर्जा ज्ञात करने के लिए यहाँ पे आपको डेल्टा ई का वैल्यू पूछ दिया, ठीक है। तो डेल्टा ई बराबर होता है E4 माइनस E2, ठीक है, दोनों का अंतर आप ले लो। तो यहाँ से डेल्टा ई बराबर आ जाएगा आप लोगों का E4 का वैल्यू कितना है -0.85, और माइनस E2 का वैल्यू कितना है माइनस, तो माइनस आएगा तो इसको प्लस कर देगा 3.4, ठीक है। तो यहाँ डेल्टा ई बराबर देखने को मिलेगा, जब इस प्लस में से इसको घटाओगे तो आ जाएगा आपका 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। और यही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों आयन ऊर्जा। और यही हो गया आपका आंसर। तो देखिए कितना आसान था मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल आसान तरीके से मैंने आप लोगों को बता दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों इतना प्रश्न मैंने आप लोगों को टोटल 13 प्रश्न बताया इस वीडियो में।